में भी सुन रहे हो, जो बहुत बड़े बड़े वादे करके आरक्षण संविधान की बात करके आए थे, देखो पार्लियामेंट में जाते उनका चरित्र बदल गया। देख लो, बदल गया नहीं बदल गया। अब वो नीक बात कर रहे हैं हमारे मुद्दों पे, वो अब बात कर रहे हैं अपने मुद्दों पे। कांचीराम साहब कहते थे हमारे नेता गलत नहीं थे, कभी नहीं थे हमारे नेता गलत कभी। जब बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, तो ये सच था कि भारतीय राजनीति में बिना सत्ता के आप कामयाब अपने लोगों को का भला कर ही नहीं सकते। अगर मुझे तुम्हें नौकरी देनी है तो मुझे पॉलिसी बनाने की ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। सत्ता तय करती है किस विभाग में नौकरी आएगी, कितनी नौकरी आएगी। आरक्षण का फॉर्मूला सही से लागू होगा नहीं होगा, प्रमोशन किनका होगा, चार्ज किनको मिलेगा, जिले में कप्तान कौन होगा, डीएम कौन होगा, डीआईजी कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, प्रमुख सचिव कौन होगा, मुख्य सचिव कौन होगा, ये यूनिवर्सिटियों में चांसलर कौन होंगे, ये सत्ता तय करती है, हम तय नहीं करते हैं। तो बाबा साहब ने जब ये नारा दिया पॉलिटिकल पावर का मास्टर की, तो समाज को इस उम्मीद से दिया था कि पढ़ लिखे लोग राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे। फिर उसके बाद कांचीराम साहब ने जो नारे दिए हैं, वो नारों में सच है कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर छोटी तो बहाने हजार होते हैं। अगर हम अपने महान पुरुषों की बातों पे चले, विचारों पे चले, तो हमारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हम पे अपने वर्ग के साथ साथ इस देश के करोड़ों मुस्लिम भाइयों के सम्मान की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, क्योंकि वो भी अपने ही मुल्क में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और कभी कभी तो वो ये भी महसूस करते होंगे जिस तरह के व्यवहार उनके साथ होते हैं, क्या वो इस मुल्क के हैं भी या नहीं है। तो उनकी, हमारे पिछले वर्ग के भाइयों की, जिनको 52% होने के बाद 27% का झुंझुना मिला, जो भी पूरा नहीं होता है, 4-6% तक सुई तरक्की भी है, उनको, जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशें अभी बाकी है, जिसमें जातिवार जनगणना भी बाकी है, और इस देश के जो बुद्धिस्ट हो गए हैं हमारे लोग, उनको अब भक्ति जी यहाँ बैठे हैं, अब कोई भी प्रोग्राम कराने तो नहीं दे रहे हैं परमिशन, और कहीं प्रोग्राम हो रहा है भगवान बुद्ध का, तो आगे सामान बकेट दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। अखबार लिखने को अभी तो गोली लगी है कुछ में, बताओ कहाँ है धार्मिक समानता। ये धर्म पे देश है, संविधान कहता है, आर्टिकल 25-26 बात को मजबूत करते हैं, तो कहाँ है। अच्छा और छोड़ो, हमारे यहाँ पुलिस के लोग भी बैठे हैं, बताओ अगर सतगुरु रविदास जी की जयंती पे जहाँ नहीं निकलती और आप निकालना चाहते हो तो क्या परमिशन मिलती है क्या? क्या कहते हैं कि नई परंपरा नहीं लागू हो सकती है, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता, मेरी बात तो आप जान लो। आप निकाल, बाबा साहब की मूर्ति कहीं लगा के देखने का प्रयास करो, अपनी जमीन में लगाओ, अपने घर में लगाओ, तो आगे पुलिस खड़ी हो जाएगी। गिने नहीं, गिने लगे परमिशन लेके आओ। घर हमारा, जगह हमारी, महापुरुष देश के, और नहीं लगाने देंगे और कहते हैं सब सम्मान करते हैं। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। क्योंकि मैंने फिर कहा कि अगर सत्ता में आप लोग होंगे तो बताओ परमिशन के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा। अब आप देखना, जहां से मैं सांसद हूँ, से अगर वहां के लोग शोभा यात्रा निकालना चाहते होंगे और जिलाधिकारी एसडीएम कहेंगे नहीं निकलेगी, फिर मैं उनसे पूछूंगा क्यों नहीं निकली, समझे नहीं हम। क्योंकि हमने पढ़ाई भी है, वकील भी है। यहाँ भी पूछ लिया एमपी साहब, सड़क दूधली का सड़क दूधली तो आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रखा है। देखो, मुझे महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि झगड़ा करके निकालो, समझते हैं, मुझसे नहीं कहा, मेरे कान में नहीं कहे बाबा साहब कि भाई झगड़ा करके निकालो। उन्होंने तो कहा, और आप जानते हैं फर्मी है, मगर सच आप ही लोगों ने सिखाया हमें कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। बताओ कहा है नहीं कहा, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में, मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, बताओ कहा है नहीं कहा। और अभी पूजने गए थे तो एक बाबा जी को हाथरस में क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? बहुत मरे जी। बताओ क्या मैं इसका समर्थन करूं? नहीं, इसका समर्थन नहीं हो सकता। और ये क्यों जाते हैं राकेश साहब, इस बात को भी समझ लो। इसलिए जाते हैं क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में जब भाषण देना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि जब हम आजाद हुए तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, सही रूप से संसाधन में बंटवारा नहीं हुआ। लड़ाई यही है, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है देश में। लड़ाई है हक वंचित समाज को बराबर के अधिकार देने के, जो सत्ता बैठे लोग नहीं देना चाहते आजादी के इतने दिन बाद भी। कोई मतलब नहीं है, लड़ाई है कि हम जानवर नहीं है। लड़ाई यह है कि हमें भी अगर मारा जाता है तो हमारी माँ को भी दर्द होता है। लड़ाई यह है कि हमें भी इज्जत से जीने का अधिकार, और वो अधिकार नहीं देना चाहती सत्ता हमें। किसी की सत्ता आई और किसी की गई, नहीं देना चाहती सत्ता हमें अधिकार। इसलिए लड़ाई है, इसलिए गरीबी है, इसलिए बेबसी है, इसीलिए अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। जब तक आप व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे, और व्यवस्था में परिवर्तन ताकत से होगा, ताकत सत्ता में। जब हम लोग ताकत में आए तो बताओ जमीनें मिली नहीं मिली,
पट्टे मिले नहीं मिले? मिले। आज तो उन पट्टों को छीना जा रहा है। और एक उदाहरण और बताता हूँ, ये तमाम लोग सुनो और आप लोग भी सुनो। एक नई योजना चली है शहरों में, जहां वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, वहीं से निकलती है सारी, वहीं बन रहे सारे शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, वहीं से निकलती है सारी योजनाएं। क्यों? और वो लोग कौन है? ये हमने काशीराम साहब से सीखा। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी आंदोलन चला दिल्ली में, शरणार्थी आंदोलन। ये वो लोग हैं जो गांव में जाति और धर्म के आधार पर सताए गए और कोई सुनने वाला नहीं था, तो गांव से निकल के डरे मरे अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में किसी शहर के कोने में जाके नालों पे रेल की पटरियों के आसपास जाके बस गए। और आज जब 60 साल बाद उन्होंने सींच के उसको और एक अच्छा मकान बना लिया, तो आज जाके मुरादाबाद में तोड़ दिया, लखनऊ में 12,000 लोगों को बेघर कर दिया। और हर शहर में टूट रहे हैं, मुंबई में टूट रहे हैं, पुणे में टूट रहे हैं, और वो लोगों को जरा से अपार्टमेंट में बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन देनी है। जैसे वो धारावी की जमीन 600 एकड़ जमीन है, वो 625 एकड़ जमीन वो अडानी साहब को दे दी मुंबई में, धारावी में। वो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स है वो, लेकिन वहां वो रोजगार भी है हमारे लोगों का, उनकी वो जीवन यापन करने का। तो वो ये वही लोग हैं जिनको शहरों से निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार का काम तो देना था। क्योंकि आपने कब दिया आपने हमें रहने को जमीन? ये जो घर हमने बनाए हैं, ये हमारे माँ पिता दादाओं ने लाठियां खा के, मजदूरी कर करके, मैला उठा के, ईंटें उठा के, मजदूरी करके ये घर तैयार किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पावर को समझिए। मैं लास्ट टाइम जिस बात को मैं इशारे में कह रहा था, मैं ओपनली कहता हूं, अब आप किसी के भरोसे मत रहिए कि किसी और के जरिए संविधान की कोई रक्षा आपको करनी। इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ डॉक्टर गुरु जी, एक नया कानून बना अभी 2 दिन पहले कि जब कोई शपथ लेगा तो कोई अलग और कोई बात नहीं कहेगा। और ये क्यों हुआ आपको पता है? कि हमने जो लोग भाषण में कहते हैं, हमने शपथ में कह दी। हमने वो सारी बातें शपथ में कह दी, तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं बोलने दे रहे थे। जिस दिन वो स्पीकर साहब वो जो है उनका इलेक्शन हुआ, नहीं बोलने दे रहे थे। हमने कहा भाई हम 7-8 लोग हैं वहाँ एक श्रेणी के, हम है, पप्पू यादव है, हनुमान बेनीवाल है, और असद ओवैसी जी है, और राजकुमार रौत है, वो आदिवासी समाज से जो नेता हमारा निकल गया एमपी बन गए, और हर्षिमरत कौर है। तो हमने कहा कि भाई अगर ये राइट और लेफ्ट चलता रहेगा तो हम कहा जाएंगे। संजना जाटवी है नहीं, वो तो कांग्रेस, उन पे बहुत सब जाति के आधार पे नेता मत मानो, वरना तो विचारधारा जीरो हो जाएगी। तो वो सब लोग, हमने उनसे कहा कि बोलेंगे भाई हमें भी चुनाव जिता के भेजे हैं, मोदी जी की दया पर नहीं आए हम लोग, 1.5 लाख वोट से जनता ने जिता के भेजे हैं, हवा से नहीं जीत के आए। हमें भी 5 लाख से ज्यादा वोट दिए जनता ने, तो हम भी बोलेंगे पार्लियामेंट में। हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे भाई? तो हमने कहा अध्यक्ष जी हम भी बोलेंगे, और हमने पहले दिन कहा देखिए हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं, तो आप हमें संरक्षण कीजिए, हमें मौका दीजिए बोलने का, हम बताएंगे देश का सच क्या है। और जब हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका मिला, तो हमने 30 मुद्दों को लगभग उसमें जैसे कवर किया। हम लोग जी अभी वो मैं उसमें उस तरह से नहीं रमा बसा हूँ, अभी तो मैं आना मैंने सुन लिया। लेकिन आप सोचो 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद ये होगा कि मजबूरी में सारे विपक्षी दलों को वही बात बोलनी पड़ेगी जो आप सुनना चाहते हैं, जो देश को जो देश सुनना चाहता है कि अब तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कराने का समय आ गया है, क्योंकि सरकारी जो सेक्टर है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है, निजीकरण की भेंट चल गया। और अब समय आ गया है देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होने, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी लागू होने का समय आ गया है। ऐसा ना हो कि किसान मजदूर का बेटा बड़े स्कूल के सामने से आंसू पूछता हूँ निकल जाए, उसमें कुछ ना पाए। ये नहीं उठा सकते पूंजीपति लोग, क्योंकि वो पूंजीपति का तो स्कूल है, वो कहां से उठा देंगे? जो कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा लेते हो कहां से उठा देंगे? वो नहीं उठा सकते। अब समय आ गया है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें रिफॉर्म किया जाए, और उसमें ऐसा रिफॉर्म हो कि एक ही अस्पताल के एक ही हिस्से में मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोगों को इलाज मिले, और मंत्री जी के परिवार के लोगों को इलाज मिले, और जिला अधिकारी और एसएसपी के परिवार के लोग बीमार हैं उनको भी इलाज मिले, और किसान मजदूर के परिवार को भी उसी अस्पताल में इलाज मिले। जब जाके ये सिस्टम सुधरेगा, तब जाके गरीबों की जान बचेगी, तब जाके व्यवस्था होगी। अगर ये नहीं हुआ तो नहीं बदल सकता है, क्योंकि आज इतने पैसे नहीं है हमारे लोगों में। 500 रुपए का पर्चा जमा होता है, हमारे यहाँ पूरे दिन की वेतन है 500 रुपए भाई। कहीं हमें 7,000 रुपए मिलते हैं, कहीं 9,000 रुपए मिलते हैं ठेकेदारी पे, कहीं संविदा पे।
लेटर एंट्री हो रही है देश में। तो जो बुनियादी सवाल है हिस्सेदारी की, उन पर चर्चा होनी चाहिए। अब बताओ रिजर्वेशन प्रमोशन पे आप किसी को बुलवा दो, मैं देख लूंगा। अगर कोई बोलेगा तो आपका यही सिपाही बोलेगा। अभी दे दिया मैंने नोटिस, प्राइवेट बिल भी दे दिया, एजुकेशन पॉलिसी पे, हेल्थ पॉलिसी पे दे दिया मैंने प्राइवेट बिल। अब जब सब सत्र आएगा, आज आ गई है सूचना, 22 से लेकर 12 तक सत्र है। और जहां हमें मौका मिलेगा जरा सा भी, हम तो वो लोग हैं जो बिना साधनों के पहुंचे, जहां जरा सा मौका मिलेगा गली सी, उसमें से निकल के खड़े हो जाएंगे कि हमें हम आगे।